तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट स्केल पर समान होते हैं? विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। यानी कि वो तापमान व टेम्परेचर आपको बताना है जहां पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। कौन सा टेम्परेचर है वह? चार ऑप्शन आपके सामने है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 या फिर +40 या फिर 37। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो पहले तो आपको बताना होगा, आपके मन में सोच लो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। सोच लिया तो इसका राइट ऑप्शन होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते, याद रखना, ठीक है। -40 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन कार्यरत है? व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉर रेडियो ट्रांसमिशन? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन, नॉन ऑफ दिस यानी कि कोई नहीं, या फिर पल्स मॉड्यूलन। बताओ। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आपका चाहे एएम हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियो हो गया, एफएम हो गया, है ना, ये सभी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है इनकी। चलो समझ लेते हैं इनको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका एएम मॉड्यूलन, ठीक है। ये टाइमिंग आप देख सकते हो और ये एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो। तो ऐसा ही हो जाए, यहाँ पर आप एफएम को भी देखोगे ना, एफएम आपका जो एफएम होता है जहाँ पर आप सुनते हो, ठीक है। तो ये किस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर कोई बोल रहा है, कोई गाना भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इतनी दूरी पर क्यों सुनाई देता है? ये सिस्टम होता है इसमें भी फ्रीक्वेंसी का। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी काम में आती है, चाहे वो आपका रेडियो हो, चाहे वो आपका एफएम हो, या फिर कोई भी रेज हो, ये आपको याद रखना होता है। जैसे रेडियो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलता है, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सो यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए आपका आएगा एम्पलीट्यूड। क्लियर? चलिए देखो, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है। यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल वही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों? लोलक तो जानते हो ना, लोलक तो आप घर पे भी बना सकते हो। एक धागा लेके उस पे एक धातु का नीचे आप कोई भी सर्कल, गेंद टाइप का गोलाकार कोई भी इसमें लगा के, और फ्री मूवमेंट इनका होना चाहिए, इनको एकदम फ्री होना चाहिए ये। तो ये आपका लोलक तैयार है। अब यहाँ पर ये धातु का हटा के आपको लकड़ी का लगाना है, तो इसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोच समझ के आंसर दो। तो देखो विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन में इसका जो आवर्त काल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब आप बोलो सर कैसे रहेगा? तो देखो विद्यार्थियों, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा आवर्तकाल का। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, आपका जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हम करते हैं, 2π√L/g। यानी कि आपका आवर्तकाल किस किस पे डिपेंड करता है? एल पे करता है, लेंथ पे करता है, और उसकी जी पे करता है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा। तो यहाँ पर पीरियड है टी, पाई जानते हो, और पेंडुलम लेंथ है एल, और जी यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की। तो बस इन्हीं पे डिपेंड करता है आपका, इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो आपका पेंडुलम होता है ये वाला, इसमें इसकी प्रकृति पे वो डिपेंड नहीं करता कि लोहे का है, स्टील का है, लकड़ी का है, इस पर ये निर्भर नहीं करता, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पे।
सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में दे ही नहीं रखा कि ये पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, ये तो ओनली यहाँ पर लेंथ पे और इस पे ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? सो इसीलिए यहाँ पर वही रहेगा, ठीक है ना। आवर्तकाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप धातु की जगह पर लकड़ी का लगाओ, प्लास्टिक का लगाओ, चाहे आप किसी भी मेटल का लगाओ। क्लियर? चलो, ऐसे समझना होता है और ऐसे समझ के चलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन लॉजिकल है, न्यूमेरिकल है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर दिया जाए, द्रव्यमान स्थिर रखा जाएगा, तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार होगा। अब बताओ आप, त्रिज्या को 2% कम किया जा रहा है और द्रव्यमान को स्थिर रखा जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार बताना है अब आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है। यहां पर हम पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर रहे हैं। किसको? त्रिज्या को, यानी कि आर को। तो फॉर्मूला तो पता है ना आपको? अगर नहीं है तो चलो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि ये अपॉन यानी कि बट्टे के नीचे होता है आर स्क्वायर। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको। यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपका जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना सा तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी कि नीचे है, यानी कि इसको कम करेंगे तो ऊपर ये हमारा बढ़ेगा जी का, ठीक है, वैल्यू। तो और भी आप यहाँ पर और क्लियर कर सकते हो, एफ इजल टू एम जी होता है, ये भी आप जानते हो। और भार और द्रव्यमान में भी अंतर होता है, सिंपल सी बात है। तो क्लियर तो आपका यहीं पर ही हो गया कि ये बट्टे में दे रखा है, यानी कि जितनी त्रिज्या घटेगी हमारा उतना ही ऊपर ये इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ इजल टू एम जी होता है, और यहाँ पर द्रव्यमान और भार में अंतर आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान तो वो होता है जो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की परिमाप होती है, और ये बल को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने का निरूपित करता है, ये वाला बल, भार, ठीक है। तो वो होता है भार और ये होता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, और जबकि इसकी दिशा होती है भार की। द्रव्यमान शून्य नहीं होता है और ये केंद्र पर जो भार है शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक टॉपिक। और द्रव्यमान, इसका मान पृथ्वी की सभी जगहों पर समान रहता है द्रव्यमान का, और जो भार है वो बदलता रहता है हर एक लोकेशन पे। ध्रुव पे जाओगे तो अलग रहेगा, पृथ्वी के मध्य में आ जाओगे तो अलग रहेगा, तो वो चेंज होता रहता है। और जो द्रव्यमान है इसका मात्रक किलोग्राम होता है, और जो भार होता है इसका न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान और भार में अंतर। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पर डाल देंगे ये। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एफ इजल टू एम जी होता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए जी इजल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कम होगी तो इसका मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी त्रिज्या कम हो रही है तो सिंपल सी बात है कि भार बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फॉर्मूला पता है तो सब पता है आपको। और मैंने बोल रखा है कि फॉर्मूला याद कर लेना फिजिक्स में, बस काम वहीं पर बन गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, एक तनी हुई रबड़ में क्या होता है? जो एक तना हुआ रबड़ होता है, जैसे मान लो एक तना हुआ धनुष हो गया, तना हुआ गिलोल हो गया, है ना, कोई भी खिंचा हुआ रबड़ हो गया, कोई भी खिंचा हुआ स्प्रिंग हो गया, उसमें क्या होता है? क्या उसमें गतिज ऊर्जा अधिक हो या स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, या फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होगी, या फिर गतिज ऊर्जा कम होगी? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कोई भी धनुष खिंचा हुआ है, कोई भी रबड़ खिंचा हुआ है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होती है अधिक। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये आपका धनुष है, ठीक है, और पढ़ा भी होगा आपने, तो ये धनुष ऐसे खिंचा हुआ है रबड़, ठीक है, इसका जो रबड़ है वो खिंचा हुआ है, ऐसा मान लो ऐसे खिंचा हुआ है, तो इसमें क्या स्टोरेज है? स्थितिज ऊर्जा। कोई भी स्प्रिंग है ऐसे लंबी स्प्रिंग, ठीक है, और इसको दोनों तरफ से दबा के आपने ऐसे इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, तो इसमें एनर्जी आ गई, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। जब आप छोड़ोगे तो ये किसी को भी फेंक सकती है। तो इसमें क्या होती है, कोई भी पदार्थ इलास्टिक होता है, उसको खींचते हैं तो उसमें स्टोरेज हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी
गतिशील कार है तो उसमें क्या होती है, उसमें होती है आपकी काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा। कोई भी गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और कोई भी पदार्थ जिसमें स्टोरेज किया हुआ है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइजेन की वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हाइजेन की जो वेव थ्योरी है वो किस किस की व्याख्या करती है। तो ये पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो देखो हमको तो पता है कि जो हाइजेन की वेव थ्योरी है वो ध्रुवीकरण की व्याख्या करती है, विवर्तन की भी करती है, व्यतिकरण की भी करती है, इंटरफेस की। तो बचा क्या, एक ही बचा, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इसकी व्याख्या नहीं करती क्योंकि ये बिल्कुल अलग है किरण प्रकाशिकी से, बाकी सारे ये इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट, किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा और आवेश, द्रव्यमान और आवेश, आवेश और ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। किरचॉफ का दोनों नियम आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो किरचॉफ के नियम तो आपने पढ़े होंगे, तो आंसर भी कर दोगे आप। तो बहुत ही आसान है, चार्ज एंड एनर्जी। चार्ज एंड एनर्जी देख सकते हो आप, चार्ज एंड एनर्जी, आवेश और ऊर्जा, आवेश और ऊर्जा संरक्षित रहती है। और इसके दोनों नियम मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम धारा नियम, दूसरा वोल्टा का नियम, देख सकते हो आप। तो प्रथम नियम तो ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर निकलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो योग है वो शून्य होता है। ये तो इसका प्रथम नियम है। सो आप यहाँ पर धारा का नियम बुला सकते हो प्रथम को, और द्वितीय को वोल्टा का नियम। सो राइट ऑप्शन इज चार्ज एंड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट अगला है आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो बेसिकली इसमें से आपको पहले तो फॉल्स को पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य दे रखा है। तीन तो इसमें असत्य है, बाकी एक ही इसमें ट्रू है। और ये आपने पढ़ा होगा संगठन वाले चैप्टर में, टक्कर वाले चैप्टर में, संवेग के बारे में, संवेग और ऊर्जा। तो देखो, सभी टक्करों में संवेग संरक्षित नहीं होता, लेकिन इलास्टिक टक्कर में गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहती है। या फिर सभी टक्करों में संवेग सुरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा में नहीं। या फिर सभी टक्करों में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहती है। क्या ये बात सही है? या फिर इलास्टिक टक्कर में न तो संवेग सुरक्षित रहता है और न ही गतिज ऊर्जा? कौन सी बात सत्य है? तो देखो विद्यार्थियों, संवेग हम सबने पढ़ रखा है, और जब हमने पढ़ा था तो हमने यही सीखा था कि सभी टक्करों में संवेग सुरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं रहती। तो ये आपके ऑप्शन 2 में दे रखा है, सभी टक्करों में संवेग सुरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। इसका राइट ऑप्शन यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पिंड की विकर्ण ऊर्जा के समानुपाती होती है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, किसके समानुपाती होती है? 4 ऑप्शन है, T², T-4, T4 या फिर नॉन ऑफ दिस। पिंड की विकर्ण ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो देखो विद्यार्थियों, वो होती है T4 के। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने पहले बोल रखा है कि फॉर्मूला पता होगा आपको तो कर दोगे आप। न्यूमेरिकल आ गया तो भी कर दोगे, लॉजिक वाला आ गया तो भी कर दोगे आप। तो बस सारा कमाल फॉर्मूले का है फिजिक्स में, और ये क्वेश्चन फॉर्मूले के कारण ही हमको यहाँ पर आ चुका है। चलो क्लियर कर देते हैं आपका डाउट। आपके पास जो भौतिक विज्ञान की किताब है एनसीईआरटी की, उसमें ये दे रखा है फॉर्मूला, कहीं ना कहीं पर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा।
ये वाला। अगर ये वाला नहीं देखने को मिलेगा तो ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, ये देख लो आप। फिर भी यहाँ पर भी आपको इजुगल टू T4 ही मिलेगा, यहाँ पर भी वही मिलेगा, क्योंकि होता यही है, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, T4 देख लो आप। तो इसी कारण, इसी फॉर्मूले के कारण यहाँ पर T4 हमारा आंसर रहा। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी अगर फॉर्मूले के सामने दे रखी है तो उसके समानुपाती होती है। अगर मान लो वो बट्टे में दे रखी है, ऐसे दे रखी है, तो उसके विद क्रमानुपाती वो चली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर T4 हो गया हमारा, यही समानुपाती है उसके। अगला देखो अब आप, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, वो समझो ये तो छप गया आपके। एक पिंड जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है, 0.1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, पिंड पर लगने वाला बल आपको बताना है। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो कितना आंसर आपका आ रहा है। तो आई होप आपने कोशिश की होगी। इसका जो राइट ऑप्शन हमारा आया, हमारा जो आंसर आया वो आया यहाँ हमारा 10 न्यूटन। और आपका कितना आया वो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदारी से इसका जो आंसर आया हमारा 10 न्यूटन आया, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भी यहाँ पर 10 न्यूटन ही होगा। अब आप बोलो सर कैसे होगा, इसका एक्सप्लेन करके दिखाओ तब समझ में आएगा हमारे। तो चलो दिखा देते आपको। देखो जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया समझ लो कि इसका आंसर 10 न्यूटन कैसे आएगा। और आंसर भी यही दे रखा है 10 न्यूटन, बट ये आएगा कैसे इसको समझना जरूरी है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, हमको मास यानी कि m दे रखा है 0.1, ठीक है। हमको वेलोसिटी दे रखी है v 10 मीटर पर सेकेंड, हमको टाइम दे रखा है 0.1, ठीक है। क्लियर? इतनी सारी चीजें हमको दे रखी है। तो यहाँ पर हमको a निकालना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन हमको नहीं दे रखा, तो हम a तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a होता है आपका a इक्वल टू v अपॉन टी होता है, राइट, हमने पढ़ रखा है a इक्वल टू v अपॉन टी होता है। तो v यानी कि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी देखो 10 है, तो यहाँ पर 10 फिलअप कर दिया। और t कितना है 0.1, तो हमने फिलअप कर दिया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा 100 मीटर सेकंड स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, क्या, एक्सेलरेशन यानी कि a। तो यहाँ पर हमारा a भी निकल कर आ गया 100, ठीक है, ये हमारा a भी निकल कर आ गया। अब हम जानते हैं कि जो बल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ma, होता है ना, पढ़ा है ना आपने। m इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं माँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे याद रख सकते, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान और m का मान दोनों हमारे पास है। तो यहाँ पर m का मान कितना है, ऊपर देख लो आप 0.1, तो यहाँ पर m का मान भर दो, और a का मान ये निकाल लिया था, इसको भर दो। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा देख लो आंसर आ गया 10 न्यूटन। ऐसे आंसर करना होता है, और ये तभी होगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। बस आप फिजिक्स में फॉर्मूला लिख लो, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको लिख लो, कोई भी नहीं रोक सकता आपको न्यूमेरिकल करने से। लॉजिक वाला क्वेश्चन आएगा तो भी कर दोगे, और न्यूमेरिकल आएगा तो भी कर दोगे। तो ये इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर फिर भी नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना। चलो बढ़ते आगे की ओर। सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बन सकता है। अगला, एक सीधे लंबे धारावाहक चालक के कारण चुंबकीय प्रेरण रेखा है, क्या तार के लंबवत होती है, सकेंद्रित होती है, वृत्त, तार के समांतर होती है, बताओ कैसे होती है। मान लो कोई भी तार है, ये आपका तार है, ठीक है, ये आपका सीधा सा तार है, ऐसे निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इसमें लाइट प्रभावित है, आपके विद्युत धारा प्रभावित है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, किस प्रकार उत्पन्न होगी, क्या इसके लंबवत होगी, क्या इसके सकेंद्रित होगी, क्या इसके समांतर होगी, कैसे होगी, पढ़ा होगा ना आपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
कि मान लो किसी भी तार में धारा बह रही तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो उसमें पैटर्न कैसा बनेगा आपका? तो वो बनेगा आपका सकेंद्रित। कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। यानी कि सकेंद्रित का मतलब होता है जिसका एक ही सेंटर हो, सभी वृत्तों का 3 4 5 जितने भी वृत्त हैं उनका केंद्र एक ही हो, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। चलो इनको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित है, तो इस प्रकार का पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं सकेंद्री। ये इस प्रकार का, नीचे भी देख लो आप, एक्चुअल में अगर आप ऐसे तार लेकर ऐसे बखेर दोगे ना कुछ भी, तो वो पैटर्न इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसी पैटर्न में होती है। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आपकी सकेंद्री। यहाँ पर भी देख लो, ये आपका पैटर्न जो बना रही है विद्युत चुंबकीय रेखा है, वो कैसा बना रही है? सकेंद्रित। क्लियर? तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन सकेंद्रित। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर? अब बढ़ते आगे की ओर। अगला है आपका वह पदार्थ जिसमें प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक या फिर आपका पैरामैग्नेटिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, कहलाता है वो, तो हर किसी को पता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में नहीं होता, याद रखना। किसमें? पैरामैग्नेटिक। और आपको पता होना चाहिए लोह चुंबक तत्वों के बारे में, डायामैग्नेटिक के बारे में, फेरीमैग्नेटिक के बारे में। तीनों चारों का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला, किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का क्रम होता है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करके आना है 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि आपके दे रखा है ऑप्शन 2 में। ये करके आपको आ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडी करंट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। एडी करंट भंवर धाराएं। ठीक है, तो भंवर धाराएं किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, या फिर आपका इंडक्शन फर्नेस, या फिर स्पीडोमीटर से। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेसेस से भी होती है, और इंडक्शन फेरनेस से भी होती है, और स्पीडोमीटर, आपका जो स्पीडोमीटर होता है उससे भी होती है। यानी कि कुल मिला के सभी से होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। और भंवर धाराएं बहुत ही देखी होगी आपने, काफ़ी यूजफुल भी होती है, काफ़ी सारी जगह इंडक्शन बनाने में भी काम आती है। चलो देख लेते किस प्रकार बनती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो चुंबक के दो ध्रुव होते, नॉर्थ साउथ, उनके बीच में किसी मेटल को मूवमेंट कराया जाए तो हीट होने लगता है, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं बनने लगती है। जो आपका इंडेक्स होता है, काफ़ी सारों ग्रोह में भी होगा इस प्रकार का इंडेक्स, इसमें वही सिद्धांत काम करता है भंवर धारा वाला। ये इस प्रकार का ये इंडेक्स होता है, इसमें कोई भी मेटल का रख दो पानी गर्म हो जाता है, बट अगर आप हाथ रख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मेटल जब रखा जाएगा तभी उत्पन्न होती है भंवर धाराएं, है ना। तो इसमें यूज होता है भंवर धारा का इंडक्शन में, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो ये तो वैज्ञानिकों की खोज है। इस प्रकार उन्होंने मूवमेंट कराया तो हीट हो गई, हीट हुई तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडेक्स बना दें, तो ये इंडेक्स लॉन्च कर दिया। तो साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। और ये जो पीडीएफ है ये आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप। एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी नीचे दे रखा है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉलो कीजिए।